गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एसएस इंटर कॉलेज मुस्तफ़ापुर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज आपको जीव जगत वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वह है संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही क्यों कहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि इसको प्रोटोजोआ ही क्यों कहते हैं। प्रोटोजोआ के अतिरिक्त और कुछ भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रोटोजोआ ही क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको समझना है कि प्रोटोजोआ क्यों कहा जाता है। प्रोटो, यहाँ पर ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। पहला शब्द है प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट का अर्थ होता है प्राथमिक। और दूसरा शब्द है जून। जून का मतलब होता है एनिमल, और एनिमल का अर्थ होता है जंतु, अर्थात प्राथमिक जंतु। जो प्राथमिक जंतु हैं उन्हीं प्राथमिक जंतुओं को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है, और इन्हीं दो शब्दों से मिलकर के इसका नाम प्रोटोजोआ हुआ। अब बात आती है कि नॉमेनक्लेचर, नामकरण की। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था स्टूडेंट्स। एक वैज्ञानिक थे गोल्डफस, एक वैज्ञानिक थे गोल्डफस, और गोल्डफस ने सर्वप्रथम जो है प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था। और इन्होंने सन 1920 में, गोल्डफस ने सन 1920 में जो है प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया था स्टूडेंट्स। दूसरा क्या है कि इसके अंतर्गत जो प्रजातियां आती हैं वो कुल 30,000 प्रजातियां इसके अंतर्गत आती हैं। अभी तक प्रोटोजोआ संघ में जो ज्ञात प्रजातियां हैं वो 30,000 प्रजातियां ज्ञात हैं स्टूडेंट्स। अब बात आती है इसके लक्षण की, क्या क्या लक्षण हैं प्रोटोजोआ संघ के, कौन कौन से लक्षण हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। जैसे आप प्रयोगशाला में आपको एनिमल दिया जाता है तो आप किन लक्षणों के आधार पर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया हुआ एनिमल, दिया हुआ स्पॉटिंग होती है, दिया हुआ स्पॉट प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहली बात आती है इनके साइज की। सबसे पहली बात आती है इन संघ के प्राणियों की साइज की। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं स्टूडेंट्स उनकी साइज 0.001 mm से लेकर के 5 mm तक होती है। और दूसरा क्या होता है कि इस संघ के जितने भी प्राणी होते हैं वो सभी प्राणी जो होते हैं सूक्ष्मदर्शिक होते हैं। कैसे होते हैं, सूक्ष्मदर्शिक होते हैं। दूसरा क्या होता है, एक कोशिकीय होते हैं। तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं, तथा प्रोकैरियोटिक। यहाँ पर एक शब्द आया स्टूडेंट्स प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अर्थात ऐसे एनिमल जिनमें प्राथमिक केंद्रक पाया जाता है तो उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिनमें वेल डेवलप्ड केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। सबसे पहला लक्षण स्टूडेंट्स ये है। दूसरा लक्षण जो इनमें पाया जाता है कि ये स्वतंत्र जीवी, सहजीवी और सहभोजी, ये जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं, तथा परजीवी होते हैं, तथा परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब दूसरे जीवों में रहते हैं, सहजीवी का मतलब दूसरे जीवों के साथ रह करके जीवन व्यतीत करते हैं, स्वतंत्र जीवी का मतलब सिंगल इंडिविजुअल रहते हैं, तो इनको हम स्वतंत्र जीवी कहते हैं। दूसरा क्या होता है कि स्टूडेंट्स इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है, इनका जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य दो भागों में बटा होता है। इनका जीवद्रव्य दो भागों में बटा होता है, यानी जो साइटोप्लाज्म होता है वह एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में बटा होता है। जीवद्रव्य एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म में बटा होता है। अब स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे कि यहाँ पर एंडोप्लाज्म क्या है और एक्टोप्लाज्म क्या है।
एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म क्या है, ये यहाँ पर आपको समझना है स्टूडेंट्स। क्यों समझना है? क्योंकि आपने अभी देखा नहीं है। तो हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म क्या होता है। क्योंकि जो जीवद्रव्य होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और ये किसी भी जीव के जीवन का भौतिक आधार होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो जीवद्रव्य होता है प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में, ये दो भागों में बटा होता है। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र का नाम है पैरामीशियम। इसको चप्पल जंतु कहा जाता है, स्लीपर एनिमल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डॉट लाइन आपको दिखाई दे रही, डॉट लाइन के बाहर एक सीधी लाइन दिखाई दे रही, इसके बीच में गैप है। तो ये जो एरिया है ये होता है एंडोप्लाज्म, ये कहलाता है एंडोप्लाज्म। और ये जो डॉट लाइन और सीधी लाइन के बीच में यानी तंतुक, स्टेटोसिस्ट और तंतुक के बीच में जो संरचना है ये कहलाती है एक्टोप्लाज्म। यानी इसका जीवद्रव्य दो भागों में बटा होता है स्टूडेंट्स। अगली बात क्या होती है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर समझना है कि इनमें जो पोषण होता है, इनमें क्या होता है? पोषण होता है। पोषण स्टूडेंट्स इनमें जो होता है, पोषण किस प्रकार से होता है स्टूडेंट्स? इनमें जो पोषण होता है वह होलोजोइक, होलोफिटिक तथा मर्तोपजीवी प्रकार का होता है। इनमें जो पोषण होता है वो होलोजोइक, होलोफिटिक तथा मर्तोपजीवी, इनमें पोषण जो है, पोषण होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी संभोजी। होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी संभोजी, जंतुओं के समान होलोजोइक तथा होलोफिटिक। होलोफिटिक का मतलब होता है पादप संभोजी। होलोफिटिक, होलोफिटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स पादप संभोजी यानी पौधों के समान होलोफिटिक, तथा परजीविता, तथा परजीविता प्रकार का होता है, तथा परजीविता प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इनमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वो कितने प्रकार का होता है। होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी संभोजी, जंतुओं के समान। होलोफिटिक का मतलब होता है पादप संभोजी यानी पौधों के समान। और परजीविता का मतलब दूसरे जीवों के अंदर रह करके ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए इसको हम पादप संभोजी कहते हैं स्टूडेंट्स। अब इनमें क्या होता है, पोषण के बाद जो बात आती है स्टूडेंट्स, इनमें प्रचलन अंग यानी ये जो गमन करते हैं, गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो वो इनमें जो मूवमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है? तो इनमें जो स्टूडेंट्स मूवमेंट होता है, मूवमेंट इनमें स्टूडेंट्स आपको समझना है कि इनमें गमन, इनमें गमन यानी लोकोमोटरी ऑर्गन, प्रचलन अंग, गमन के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं जिनको अंग्रेजी में स्यूडोपोडिया कहा जाता है। कूटपाद, पश्माभिका, पश्माभिका को स्टूडेंट्स सीलिया कहा जाता है। ये आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको पश्माभिका कहा जाता है स्टूडेंट्स। और कशाभिका पाए जाते हैं। कशाभिका किस में पाया जाता है? आपने एक एनिमल अगर पढ़ा होगा तो युगलीना होता है, युगलीना में एक धागे जैसी संरचना निकली होती है, तो उनको हम कशाभिका कहते हैं। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है, पाए जाते हैं। ये इनके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं जिनकी सहायता से ये गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूवमेंट करते हैं। तो ये इनके प्रमुख लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको अगली चीज जो समझनी है कि इनमें क्या होता है, एक केंद्र की, द्विकेंद्र की तथा बहुकेंद्र की होते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं स्टूडेंट्स, इस संघ के जो एनिमल होते हैं, इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणी, इस संघ के न लिख करके आप सीधे लिख सकते हो कि इनमें केंद्रक
1, 2 अथवा 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बहुकेंद्रकी होते हैं। ये एक केंद्रकी, द्विकेंद्रकी तथा बहुकेंद्रकी होते हैं। अब एग्जाम्पल आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। एक केंद्रकी जो मोनोन्यूक्लिएट एनिमल होता है वो होता है आपका अमीबा। अमीबा जिसको इमॉर्टैलिटी ऑफ एनिमल कहा जाता है, यानी अमरत्व प्राणी कहा जाता है। दूसरा क्या होता है द्विकेंद्रकी। द्विकेंद्रकी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैक्रोन्यूक्लियस है, इसको गुरु केंद्रक कहा जाता है। और ये इसके साथ में आप दूसरा देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा है, इसको कहा जाता है लघु केंद्रक या माइक्रोन्यूक्लियस। और ये जो होता है इसको कहा जाता है गुरु केंद्रक या मैक्रोन्यूक्लियस। अब इसके अतिरिक्त क्या होता है स्टूडेंट्स, इनमें श्वसन तथा जो उत्सर्जन होता है, यानी ये रेस्पायरेशन कैसे करते हैं और एक्सक्रीजन कैसे करते हैं। तो इनमें जो श्वसन और उत्सर्जन होता है, इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन, इनमें श्वसन तथा उत्सर्जन, यानी ये रेस्पायरेशन और एक्सक्रीजन विसरण विधि द्वारा करते हैं, डिफ्यूजन द्वारा। उत्सर्जन विसरण विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। अर्थात इनमें जो प्लाज्मोलाइसिस होती है उसमें विसरण क्रिया होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन के द्वारा ही इनमें विसरण क्रिया होती है। अगला स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनमें जो मुख्य रूप से जनन किस प्रकार से होता है। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं स्टूडेंट्स, इस संघ के प्राणियों में जो जनन होता है वो जनन इस संघ के प्राणियों में अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। इस संघ के जो प्राणी होते हैं इनमें अलैंगिक तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। यानी ये इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि इनमें जो अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन द्विविभाजन, मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन, मुकुलन अमीबा में पाया जाता है, और द्विविभाजन अमीबा और युगलीना में पाया जाता है। द्विविभाजन तथा बहुखंडन ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम मलेरी। बहुखंडन विधि द्वारा होता है, ये अलैंगिक जनन होता है। तीसरा अगला पॉइंट क्या होता है कि इनमें जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन इनमें संयुग्मन विधि द्वारा होता है, कंजुगेशन द्वारा। लैंगिक जनन संयुग्मन विधि, संयुग्मन विधि द्वारा होता है, कंजुगेशन प्रोसेस कहा जाता है। कंजुगेशन विधि द्वारा होता है, कंजुगेशन विधि द्वारा होता है। ये हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनमें शरीर के, इनका जो शरीर होता है यानी इनकी जो बॉडी होती है, इनके शरीर के चारों ओर क्या होता है कि एक कवर पाया जाता है जिसको तनुत्वक कहते हैं, पेलिकिल कहा जाता है। इनके शरीर का जो बाह्य आवरण होता है, इनके शरीर का बाह्य आवरण, इनके शरीर का
बाह्य आवरण, इनके शरीर का बाह्य आवरण तनुत्वक। ऊपर आप देख रहे हैं चित्र में सबसे पहले लिखा हुआ है तनुत्वक के रूप में पाया जाता है। तनुत्वक के रूप में होता है, इसको पेलिकिल कहा जाता है, इसको पेलिकिल कहा जाता है। अब इस संघ के प्राणियों में एक विशेषता और पाई जाती है, इनमें अमरत्वता पाई जाती है। इस संघ के प्राणियों में अमरत्वता पाई जाती है, अर्थात ये अपनी मृत्यु से कभी नहीं मरते हैं। इस संघ के प्राणियों में अमरत्वता पाई जाती है, यानी ये अमर होते हैं, अपने आप कभी नहीं मरते हैं। अमरत्वता, इमॉर्टैलिटी पाई जाती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इस संघ के कौन कौन से उदाहरण हैं? तो इसके उदाहरण हैं, आपका एक पहला प्राणी है, चिर परिचित प्राणी है अमीबा। पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवैलिस, एंटमीबा वेजिनैलिस। इसके अतिरिक्त तमाम सारे प्राणी हैं जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं। अब स्टूडेंट्स, जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं, अब इसमें स्टूडेंट्स आपको देखना है कि आपको मैंने बताया कि प्रोटोजोआ संघ क्या है, इसके नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम प्रोटोजोआ क्यों पड़ा, इसके लक्षण क्या क्या हैं, तथा इस संघ के प्राणियों में कौन से गमनांग हैं, कौन से भोज्यंग हैं, कौन से संकुचनशील रिक्तिका है, कौन सा गुरु केंद्रक है, कौन सा लघु केंद्रक है, तनुत्वक क्या है और इनके गमनांग क्या हैं, ये सभी चीज़ें आपने समझ ली। अब इसके अलावा इसी चैप्टर का आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, और विभिन्न प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ से रोग कैसे उत्पन्न होते हैं, किन प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, ये आप लोगों को कल की क्लास में स्टूडेंट्स बताया जाएगा। और लगातार वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल NK वाजपेयी को सब्सक्राइब करें। NK वाजपेयी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगला वीडियो लगातार मिलता रहे स्टूडेंट्स। और आप लोग इन जो वीडियो को देख रहे हैं, इन सारे वीडियोज की नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि ये नोट्स जो है आपको क्लास के लिए, नीट एग्जाम के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इनका नोट्स अवश्य बनाएं। और मैं फिर कहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल NK वाजपेयी को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स।